हेलो ऑल ऑफ यू। कल के सेशन में जो हमारा प्रीवियस सेशन हुआ था उस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किए थे और आपको प्रैक्टिस ड्रिल का क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने होमवर्क करे होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके। ऑन 1st April 2016 द स्टॉक ऑफ मिस्टर हरि प्रसाद was destroyed by fire, but sufficient records were saved from which the following particulars were ascertained. Stock at cost 1st January 2015। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे आग किस दिन लगी? 1 अप्रैल 2016 को आग लगी। तो यहाँ पे अगर हम कहें 1st of April 2016, दिस इज डेट ऑफ फायर। ये तारीख पे आग लगी, डेट ऑफ फायर। ओके। अब आगे कहता है लेकिन यहां पे हमको स्टॉक उसने दिया है 1 जनवरी 2015 का, अभी 31 दिसंबर। तो ये डेट देख के मैं पता लगा ले रहा हूं कि जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करो कैलेंडर ईयर, इट मीन्स वो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को और खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। तो अगर हम देखें तो पिछला साल जो आता है 1 जनवरी 2015 से लेके 31 दिसंबर 2015, फिर यहां से दूसरा साल शुरू होगा 1 जनवरी 16 से लेके 31 दिसंबर 2016। अब आग ये साल तो यहां पे शुरू हुआ है बेटा, डेट ऑफ फायर ये है, तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा, यहां पे मुझे बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इस पीरियड का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या इंटेंशन है मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेरा इंटेंशन ये है कि मैं ये पता लगा पाऊं स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर कितना है, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था हमारे पास, वो ये चीज बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस ये कि हम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था वो निकाल सके। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करोगे कि पिछले पीरियड का आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी, आपको यहाँ पे स्टॉक कहता है 1 जनवरी 2015, मतलब ये आपको पिछले पीरियड की जानकारी दे रहा है। यहाँ का ओपनिंग स्टॉक बता रहा है 1 जनवरी 2015, फिर 31 दिसंबर 2015 का क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इस साल का, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, पिछले साल का यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बेटा, तो इस साल का क्या हो जाएगा, वो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक रहेगा। फिर अब ऑब्जर्व देखो, पिछले साल का परचेज दिया है, पिछले साल का सेल्स दिया है, फिर इस साल के शुरुआत से लेके जिस तारीख को आग लगी वहां तक के का परचेज दिया और वहीं तक के का सेल्स भी दिया। इस पर हम आते बाद में। अब हमको इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये पिछले साल की भी इंफॉर्मेशन उसने हमको दे दिया। अब पिछले साल की इंफॉर्मेशन इसलिए दिया कि हम ट्रेडिंग अकाउंट जो है बनाए बेटा, यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अब ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया आप ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन में हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता क्या है, तो पिछले साल जो अप्लाई किए थे वही रेशियो आप इस साल अप्लाई करते थे यहाँ पे, और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो होती थी बैलेंसिंग फिगर निकल आती थी। लेकिन आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसीलिए उसने पिछले साल की ट्रेडिंग अकाउंट की सारी जानकारी दिया, ट्रेडिंग अकाउंट की पिछले साल की सारी जानकारी दिया। क्यों दिया होगा, क्या इंटेंशन है उसका, क्या, ताकि आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ से कैलकुलेट कर पाओ और ये जीपी रेशियो को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो आप पर्पस समझना, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था वो पता लगाना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है कि हम ये पता लगा सके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, हमको वो पता लगाना। यहां पे पर्पस है कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाले, यहां का पर्पस है कि जीपी रेशियो निकाल सके। ओके। फिर आगे हमसे कहता है बेटा, इन वैल्यू इन द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31 December 2015, rupees 4,600 had been written off on certain stock which was a poor selling line having the cost rupees 13,800. A portion of these goods were sold in March 2016 at a loss of rupees 500 on original cost rupees 6,900. The remainder of this stock was now estimated to be worth its original cost. Subject to the above exception, gross profit had remained
at a uniform rate throughout the year. The value of stock salvage was rupees 11,600. The policy was for rupees 1 lakh and was subject to average clause. Work out the amount of claim of loss by fire. अब हमको salvage value भी दिया उसने, पॉलिसी अमाउंट भी दिया, तो वो सैलवेज वैल्यू तो हमको बाद में यूज होता है जब लॉस ऑफ स्टॉक निकालते हैं हम लोग, और हम लोग जब एवरेज क्लॉज लगेगा नहीं लगेगा तो पॉलिसी अमाउंट्स को हम कंपेयर करते स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के, फिर हम डिसाइड करते हैं एवरेज क्लॉज कैलकुलेशन क्लेम कैसे एवरेज क्लॉज से करना है कि नहीं करना है, तो फिगर से बाद में यूज होगी। अभी हमें ये डिस्कस करना है कि बेटा पहली चीज क्या हमको जीपी रेशो दिया हुआ है क्या, तो जीपी रेशो दिया हुआ नहीं है, मतलब पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा पिछले साल का बेटा, और जब पिछले साल का हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उससे जीपी रेशो निकलेगा, और वो जीपी रेशो हम करंट ईयर में अप्लाई करेंगे ताकि जो बैलेंसिंग फिगर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल आए। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे बेटा यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको दिए हुए, ये इस तरह का एडजस्टमेंट पहली बार आ रहा है लेकिन बाद में बहुत बार रिपीट होगा आपका, तो यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे, आप अच्छे से समझेंगे कंसेप्ट को, ये जो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाला हूँ, फिर बाद में इस तरह के बहुत से क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट आता है, फिर वो आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31st December 2015 rupees 4,600 had been written off for certain stock which was a poor selling line having the cost rupees 13,800। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे बेटा आपको कहता है कि आपको ये कहता है कि बेटा पिछले साल 31 दिसंबर 2015 को वो कहता है कि रिटर्न ऑफ करे। आपने अच्छे से मेरी बात समझना, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कम करना। क्या करना? कम करना। तो पहले एक एक करके आप चीजें समझेंगे। पुअर सेलिंग लाइन का मतलब होता है कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड नहीं, पुअर सेलिंग लाइन, बिक्रे नहीं हो, तो ऐसे चीज को हम जनरली क्या करते, कम कीमत पे, कॉस्ट से भी कम पे बेच देते, नुकसान पे भी बेच देते बेटा। ठीक है, जो कॉस्ट है उससे भी कम में बेचना पड़ता है क्योंकि उसका बिकती नहीं है, तो बोले यार नहीं बिकने से अच्छा कुछ तो पैसा है, तो हम नुकसान में भी उसको बेच देते। तो वो कहते हैं पुअर सेलिंग लाइन था, जो कि इस तरह के गुड्स कितने थे बेटा, 13,800 के थे, जो कि पुअर सेलिंग लाइन, जिनकी मार्केट में डिमांड नहीं थी। तो क्या हुआ कि हमने जब ये फर्स्ट सेशन किए थे, जब हमने इसके बारे में बात की थी कि गुड्स जो आइटम होते दो तरह के हो सकते, एक नॉर्मल आइटम हो सकते, एक एबनॉर्मल आइटम होते। कौन से आइटम हो सकते बेटा, एक नॉर्मल आइटम होते और एक कौन से होते, एबनॉर्मल आइटम होते। तो हम लोगों को दोनों का ट्रीटमेंट अलग करना है, नॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट अलग करना है, एबनॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट अलग करना है। तो आप ये सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों आप कह रहे कि नॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट अलग करना, एबनॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट अलग करना। तो इसीलिए बेटा क्योंकि जो जीपी रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, जो जीपी रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो जीपी रेशियो में क्या होता है, जो जीपी रेशियो हम कैलकुलेट करें वो नॉर्मल गुड्स पे होता है। हमेशा याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस पे होता है, नॉर्मल गुड्स पे लगता है। मैं कहता हूं कि मेरे पास दो गुड्स थे, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए बराबर मैं 20% मार्जिन पे बेचता हूं, लेकिन प्रोडक्ट बी डैमेज हो गया तो उसको मैं कम कीमत पे बेच रहा हूं, तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे नहीं बेच रहा, जो प्रॉफिट का मार्जिन में रखता था वो मैं नहीं रख रहा हूं क्योंकि वो डैमेज गुड्स है, उसकी मार्केट में या तो फिर डिमांड नहीं है, मैं कम कीमत पे बेच रहा हूं। तो जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे लगाता हूं, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जब सेल्स पे लगाता हूं बेटा, तो मेरे पास स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। लेकिन दिक्कत ये कि वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सिर्फ नॉर्मल गुड्स पे लगेगा, एबनॉर्मल गुड्स पे वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं लगेगा। क्यों वो एबनॉर्मल आइटम पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं लगेगा, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम आपने नॉर्मल रेशियो, नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन पे बेचे ही नहीं, क्योंकि डैमेज गुड्स था। आपने किस में बेचे उसको बेटा, आपने उसको नुकसान में बेचे हो, तो उस पर नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी मार्केट में डिमांड नहीं थी, आपने कम कीमत पे बेचे हो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगता है कि सर यहाँ पे नॉर्मल गुड्स को आप जो रहते हैं उसको आप जीपी रेशियो लगाते हो, लेकिन जो एबनॉर्मल गुड्स रहते वो आप नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं बेचे, तो हम उसको नॉर्मल जीपी रेशियो के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उनका क्या करेंगे, उनका हम क्या करेंगे, इस चीज को समझते बेटा। अभी देखा जाए तो ऐसे एबनॉर्मल आइटम टोटल कितने थे, वहां पे देखो उधर पे 13,800 के, कितने के एबनॉर्मल आइटम थे बेटा हमारे पास, 13,800 के थे। 31 दिसंबर 2015 को हमने क्या करे, 13,800 में से हमने 4,600 आइटम को
रिटर्न ऑफ करे। रिटर्न ऑफ करे का मतलब होता है कम करे। कम करे मतलब आपने कम कीमत पे उसको लिखे। तो अब आपने कम कीमत पे उसको लिखे, मैंने भाई कहा से आपने क्यों कम कीमत पे लिखे, वो तो 13,800 के थे, आपने 4,600 से कम करे। मैंने कहा आपने 4,600 से कम क्यों करे? बोले सर उसकी मार्केट में डिमांड नहीं थी। सही बात है, मार्केट में डिमांड नहीं थी, फिर भी मैं पूछने लगा लेकिन आपने कम क्यों लिखे? वो एबनॉर्मल आइटम की कॉस्ट 13,800 थी, आपने 4,600 पे नहीं लिखे, 4,600 से कम करना। देखो कम करना मतलब उतने से कम करे। तो मैंने बोला आपने 4,600 से कम क्यों लिखे उसको? तो बोले सर उसकी मार्केट में डिमांड नहीं थी, पुअर सेलिंग आइटम था। अच्छा, इसलिए आपने उसको कम करे। वो कहता है सर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे लिखते। हाँ, मैंने बोला ठीक है, आपकी बात सही है, आपने शायद कभी पढ़ेंगे भी, फाइनल अकाउंट कभी बनाए होंगे तो आपने देखे होंगे क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे लिखते। सही बात है। वो क्यों लिखते बेटा? क्योंकि प्रूडेंस अप्रोच, जो कंजर्वेटिज्म अप्रोच होती है, वो हमको बताती है कि जो एक्सपेक्टेड लॉस है उसको पहले से लिख दो। तो आप जो लोअर जो होता है, अगर कॉस्ट से कम है आपके एनआरवी तो आप उतने पे लिखते हो, वो ठीक है। ये कहां पर होता है बेटा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा होता है, और मेरे को कोई, मैं उसको ये भी नहीं कह रहा कि वो गलत है, सही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वैसा होता है और प्रूडेंस की कंसेप्ट के हिसाब से होता है, वो भी सही है। लेकिन मैं यहाँ पे कहने लगा सर मेरा उद्देश्य क्या है? मैं जब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने इंटेंशनली ये लिखा था बेटा, मैं जब ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना। अब आपने तो वहां पे बेटा कॉस्ट, जो आपका एबनॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक था 13,800 का, उसको आपने 4,600 से कम कर दी, मतलब 4,600 पे कम लिखे, ठीक है। तो उसका मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है? ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो क्या उसको कम लिखने से, उसको कम करने से मेरे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे फर्क पड़ेगा क्या? तो मेरा इंटेंशन यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को, वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है जो मेरे गुड्स बेचने पे आए। क्या बेचने पे आए बेटा? गुड्स बेचने पे जो मेरे पास मेरे गुड्स बेचने पे जो मेरा प्रॉफिट आया, वो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। अगर मेरे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कोई भी एडजस्टमेंट अफेक्ट कोई भी आइटम अफेक्ट करता है मेरे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को, तो मैं उसका एडजस्ट करूंगा। मेरे वर्डिंग्स को ध्यान से सुनना बेटा। मेरे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को यहां कैलकुलेट करते वक्त, मेरा पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मैं किस पे निकालना चाहता हूं? जो सेल्स पे मैंने कमाया हूं, सेल्स पे, वो मैं निकालना चाहता हूं। लेकिन मेरे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को उसके अलावा अगर कोई भी आइटम अफेक्ट करता है, मेरे जीपी रेशियो को चेंज करता है, बिगाड़ता है कोई और आइटम, तो मैं उसका एडजस्टमेंट करूंगा। अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, ये कि 13,800 हमारा एबनॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक था यहां पे 31 दिसंबर 2015 को, मगर हमने 13,800 ना लिखते हुए उसको 4,600 से कम करे, मतलब आपने क्लोजिंग स्टॉक को 4,600 से कम पे लिखे। लेकिन उसके कम लिखने से, अभी मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो आपको मैं फिगर्स को मैं लिंक करके बताऊंगा, उसको कम करने से मेरे ग्रॉस प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। मेरे किस पे फर्क पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब बेटा, अभी जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो मेरे को कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए? मुझे वो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए बेटा जो मैंने सेल्स से जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, वो मेरे को जीपी रेशियो चाहिए, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चाहिए। मगर सर अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को कम कीमत पे लिखते, अब आप थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना। सपोज मैं कहता हूं बेटा ये अकाउंट है मेरा, नॉर्मल हाइपोथेटिकल को फिगर लेते, मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक था, ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक था 50, परचेज लिख देता हूं यहाँ पे 100, सेल्स लिख देता हूं मैं 175, ठीक है बेटा। मैंने लिखा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 10। तो बताओ बेटा मेरे को प्रॉफिट कितना आ रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा? यहाँ पे ये हुआ 185 माइनस 35 का प्रॉफिट आ रहा है मेरा, सही है। तो ये प्रॉफिट मैंने किस पे कमाया हूं बेटा? सेल्स के ऊपर कमाया, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं सर मैंने इसको कम करके 8 पे लिखा, तो मेरा प्रॉफिट भी यहाँ पे कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा प्रॉफिट? अगर ये हो जाएगा फिर 2 से ये 33 पे आ जाएगा प्रॉफिट फिर। तो मैं कहता हूं कि मेरे को वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है जो कि मैंने किस पे कमाया बेटा? सेल्स के ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो 33 मेरा आ रहा है वो सेल्स का जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट को कम कर दिया जो क्लोजिंग स्टॉक का। मतलब आपने जो 10 की चीज 8 पे लिखे, तो आपने 10 की चीज जब 8 पे लिखे बेटा,
तो वो तो नुकसान हुआ ना। जो स्टॉक मेरा 10 का था उसको 8 पे लिखे, तो कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो गलत नहीं है, क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट है, एक्सपेक्टेड लॉस आगे होगा, जो एक्सपेक्टेड लॉसेस आगे होने वाले आप पहले लिख लेते हो। तो आपने यहाँ पे स्टॉक कम कर तो खुद ब खुद प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है। लेकिन मेरे को कौन सा जीपी रेशो यहाँ पे निकाला है? नॉर्मल जीपी रेशो, जो कि मैंने सेल्स पे कमाया, लेकिन ये हरकत करने से यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कम हुआ। इसका मतलब मैंने जो सेल्स पे प्रॉफिट कमाया, उसमें उस प्रॉफिट को कम कर दिया जो क्लोजिंग स्टॉक का जो नुकसान था। जो कॉस्ट और एनआरवी लोअर पे आपने जो लिखे, वो जो नुकसान था बेटा, वो नुकसान भी इसमें एडजस्ट हो गया। तो मैंने कहा मेरे को जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट को मेरे जो भी छेड़ेगा उसको मैं एडजस्ट करूंगा। मेरे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट को जो भी अफेक्ट करेगा उस आइटम को मैं एडजस्ट करूंगा। तो ये नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आया ना। नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट 35 था जो सेल्स पे कमाया, लेकिन आपने स्टॉक कम करे, वो उसके कम करने से मेरा प्रॉफिट कम हुआ। तो मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है? सेल्स के करने से, मेरी वर्डिंग ध्यान से सुनना बेटा, सेल्स के करने से मेरे को कितना ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हुआ, मेरा वो इंटेंशन, मेरा वो पर्पस है यहाँ पे। तो मेरा सेल्स से कितना प्रॉफिट हुआ? यहां से सेल्स से तो 35 प्रॉफिट हुआ ना बेटा। ये जो 2 का नुकसान उसका भी इस पे आ गया, इसीलिए मेरा 33 दिख रहा है आपको। तो मेरे को फिर इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो जीपी रेशो आएगा वो गड़बड़ आ जाएगा, वो सेल्स के ऊपर नहीं आएगा। सेल्स के ऊपर में जो आया उसमें फिर वो लॉस भी एडजस्ट हो जाएगा। जो क्लोजिंग स्टॉक आपने कम पे लिखे, वो कम लिखे तो वो भी उसमें एडजस्ट हो जाएगा। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो मैंने सेल्स पे कितना कमाया। तो जो भी उस आइटम, उसको मेरे ग्रॉस, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट को जो भी मेरा अफेक्ट करेगा आइटम, मैं उसको एडजस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या है? नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना, ठीक है। अब आप थोड़ी देर पेशेंस रखेंगे, अगले 5 मिनट। कितने मिनट पेशेंस रखेंगे बेटा? 5 मिनट पेशेंस रखेंगे। और फिर जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बनाऊंगा, फिर आपको एक्चुअल फिगर वहां पे रहेंगी, वहां से लिंक करके बताऊंगा कि इसका लॉजिक क्या है। ओके, अब हम आगे बढ़े बेटा। हमें आगे कहता है वो कि ए पोर्शन ऑफ दीज गुड वेयर सोल्ड इन मार्च 2016 एट ए लॉस ऑफ ₹500 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹6,900। द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, अब बस 5-10 मिनट का पेशेंस रखना। ये जो पॉइंट है और एक बार आएगा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर एक्चुअल फिगर ये लेके मैं आपको समझाऊंगा। अब मगर समझना, मेरे पास जो एबनॉर्मल आइटम है, मेरे पास जो एबनॉर्मल आइटम है वो एक्चुअल में 13,800 के थे। 13,800 के क्या आपने सारे के सारे एबनॉर्मल आइटम थे बेटा? पिछले साल ये एबनॉर्मल आइटम थे, सारे के सारे नहीं बेचे, इसमें से कुछ बेचे और कुछ अभी भी स्टॉक में रखा हुआ है। कुछ बेचे और कुछ के अभी भी स्टॉक में रखा हुआ है। तो जो आपने बेचे बेटा, इसकी कॉस्ट क्या थी? वो कहता है हमको 13,800 में, सेंटेंस पढ़ो, ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स, मतलब ये 13,800 की बात कर रहा है। ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वेयर सोल्ड इन मार्च 2016 एट ए लॉस ऑफ ₹500 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹6,900। जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 6,900, उसको हमने 500 के नुकसान पे बेचे। तो हमने कितने में बेचे बेटा? हमने उसको बेचे 6,400 में। कितने में बेचे? 6,400 में। अब यहाँ पे जो स्टॉक है बेटा, वो तो 13,800 का पहले तो टोटल एबनॉर्मल आइटम थे। अब इसका मीनिंग समझना, 13,800 में से 6,900 की चीज बेचे 500 रुपए नुकसान पे, मतलब 6,400 में। तो 13,800 की चीज 13,800 में से 6,900 को बेचे 6,400 में। तो आपने 13,800 में से जब 6,900 की चीज बेच दिए, तो 13,800 में से जब 6,900 की चीज बेच दिए, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना रखा हुआ है? 6,900। तो इसका मतलब हमने इस साल हमने इतना ओपनिंग स्टॉक था एबनॉर्मल आइटम का, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल का ओपनिंग स्टॉक। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था बेटा, उसमें से इतना बेचे, इतने के नुकसान पे, तो इतने में बेचे, इतने का बेचे, 13,800 में से 6,900 का बेचे, कितने में बेचे? 6,400 में। तो अगर इतने का बेचे तो बचा कितने का? उतना ही फिगर आ रहा है, 50% ही आ रहा है, 6,900। तो ये अब आपकी आदत होना, जैसे ये आपने, मैं बोलूंगा नहीं बेटा, अब आप कहते हैं कि सर इसको आपने क्वेश्चन नंबर 5 लिखे फट से ये लिख दी,
ये कोई सोल्यूशन का पार्ट नहीं, लेकिन एनालिसिस हो रहा है जो क्वेश्चन का, वहां पे आपको मदद करेगा। तब आपकी जिम्मेदारी बेटा कि ये इसको ड्रॉ करें। हमारा पर्पस क्या है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, बताओ मुझे पर्पस क्या है। पर्पस ये है, ये इसका पर्पस क्या है बनाने का, पर्पस ये है हमारा, ये निकाल सके। इसका पर्पस क्या है बनाने का, ये है, ये निकाल सके, है ना। अब ये मैंने आपको बता दिया बेटा, लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हो तो वीडियो पॉज करके लिखो। ये भी आपको लिख लेना है, लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो वीडियो पॉज करके इसको लिखो, ठीक है। उसके बाद इससे घबराना मत, ये पॉइंट से 13,800 पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक जो एबनॉर्मल आइटम का, तो उसमें 4,600 से आपने राइट ऑफ कर दे। वो क्या है कंसेप्ट, और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब अभी मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, इतना आप पहले लिखो बेटा, और उसके बाद बनाना रहेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आप बनाओगे वर्किंग नोट, नंबर 1, trading account for the year ended 31st December 2022। इसको ड्रॉ करेंगे बेटा, आप लोग ड्रॉ करेंगे इसको 5-6 लाइन का, और ड्रॉ करे बाद इसको 5-6 लाइन का ड्रॉ कर लो, ओके। उसके बाद यहां पे 4-5 लाइन का स्पेस रखना। कितनी लाइन का स्पेस रखेंगे बेटा, 4-5 लाइन का स्पेस रखना, ठीक है। इसको ड्रॉ करो और उसके बाद 4-5 लाइन का स्पेस रखना। ओके, 4-5 लाइन का स्पेस यहाँ पे, इसको 5-6 लाइन का ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ 4-5 लाइन का स्पेस रखना नीचे इसके, और उसके बाद फिर आपने दूसरा वर्किंग नोट जो बनाओगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो इस साल का बनता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1st January to 1st of April 2016। थोड़ा सा पेशेंस रखना बेटा, पहले मेरी सुनना, उसके बाद आप ड्रॉ करना, ओके ओके। जब भी एबनॉर्मल आइटम क्वेश्चन में आएगा, क्या कहा मैंने बेटा, जब भी एबनॉर्मल आइटम, इसमें है ना एबनॉर्मल आइटम का कुछ आए 13,800 के, तो जब भी एबनॉर्मल आइटम आएगा बेटा, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट के एक कॉलम नहीं बनेंगे, अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम। कब बनेगा सर, पहले तो हमने इतने सारे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, पहले तो ऐसा नहीं आया सर, तो ये आप क्यों ऐसा बना रहे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्योंकि कुछ एबनॉर्मल आइटम है, हाँ तो ठीक है, तो लेकिन आप एक नॉर्मल, एक में पहले मैं लिख लूं, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल। अब आप ऐसा क्यों बना रहे सर, पहले तो आप नहीं करते थे ऐसा मेमोरेंडम ट्रेडिंग में। हाँ बेटा, मैं इसीलिए बना रहा हूं कि इसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम्स है, तो उनको अलग क्यों कर रहे, क्योंकि उनपे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लगता नहीं है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो नॉर्मल और एबनॉर्मल मिक्स हो जाते, तो हम उनको, हमारा रास्ता अलग, जो एबनॉर्मल आइटम है जो आपने नुकसान पे बेचे उनका ट्रीटमेंट अलग, ठीक है। तो आप अभी बनाइए, फिर हम इस पे और चर्चा करेंगे, अभी जब अपन यहाँ पे फिगर से सब लिखेंगे। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको
बाद में मतलब ना समझे, मैं हर एक पॉइंट को पहले का फिर उसको अभी लिंक करूंगा बेटा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बस आपने। अच्छा ये कितने लाइन को ड्रॉ करेंगे तो बोलना ही भूल गए, इसको ड्रॉ करा 6 लाइन का, ठीक है। सिक्स लाइंस का आपको इसको ड्रॉ करना रहेगा बेटा। आज होमवर्क मिलेगा आपको, लिख के लाया हूं मैंने आज क्या क्या होमवर्क देना है आपको, ठीक है। प्रैक्टिस ड्रिल में से कोई होमवर्क मिलेगा। ओके चले, अगर ड्रॉ नहीं करे तो बेटा वीडियो पॉज करके आपने इसको कर लेना। ड्रॉ शुरू करें। अब आप यहां से फिगर लेते जाएंगे बेटा, कहां से फिगर, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना एक एक करके। ये आपको कौन से साल का दिया आपको, ये स्टॉक एट कॉस्ट 1 जनवरी 2015, पिछले साल का दिया ये ओपनिंग स्टॉक, तो आप पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,47,000। आप बुक में देखो, बुक से फिगर लेते जाना बेटा। उसके बाद ये स्टॉक एट कॉस्ट 31 दिसंबर 2015, ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ का, बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसको इनर कॉलम पे लिखना है क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है, मैं बात करूंगा। लिखो आप इनर कॉलम में 1,59,200, ओके, इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर आता है परचेज ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, इस साल का परचेज आपका यहाँ पे कितना परचेज था, यहाँ पे 7,96,000। सेल्स ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, इसी पीरियड का सेल्स जो है यहाँ पे वो है आपका 9,74,000। परचेज 1 जनवरी 2016 टू 31 मार्च 2016। अब आपको बेटा यहाँ पे इसने परचेज यहाँ का दिया, इस साल के शुरुआत से डेट ऑफ फायर तक कितना दिया बेटा, 3,24,000। अब यहाँ पे ना ओपनिंग स्टॉक आएगा, थोड़ा सा स्पेस रखना, उसके बाद लिखना है यहाँ पे बेटा टू परचेज। अब मेरी बात कुछ ध्यान से सुनो बेटा, अब ये जो परचेज आपको दिया है यहाँ पे कोई भी आइटम जब मैं लिखूंगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग में तो इस तरह का कब बनेगा, जब भी आपका क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम रहा तो आपके एक नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल इसी फॉर्मेट में आपको बनाना। लेकिन इसमें जब भी मैं फिगर लूंगा ना, सबसे पहले टोटल कॉलम पे लिखना है फर्स्ट, सेकेंड एबनॉर्मल कॉलम में लिखना है, और थर्ड आपको कहाँ लिखना रहेगा बेटा, थर्ड आपको लिखना रहेगा नॉर्मल। ऐसा क्यों, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखना टोटल कॉलम में, फिर उसमें से जो एबनॉर्मल होगा वहां पे लिखना, और उसके बाद फिर नॉर्मल कॉलम में लिखना रहेगा आपको। तो ऐसा एग्जामिनेशन में ऐसा मत लिख के आना फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तो आपको समझाने लिख रहा हूँ बेटा। अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ये भी हम बात करेंगे। अभी ओपनिंग स्टॉक और परचेज का आइटम आन दो यहाँ पे जब चर्चा करेंगे। लेकिन इस पीरियड का परचेज जो क्वेश्चन में दिया आपको 3,24,000, तो टोटल कॉलम में यहाँ पे लिखो 3,24,000। 3,24,000। क्या इसमें कोई एबनॉर्मल आइटम है, नहीं सर वो ओपनिंग स्टॉक में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, डैश कर दो, तो यहाँ पे नॉर्मल भी आएगा 3,24,000। नॉर्मल भी कितना आएगा आपका 3,24,000, ओके। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, आप यहाँ पे हमने सारे आइटम ये लिख लिए, सारे लिखे। अभी सेल्स कितना कह रहा है आपको, 4,62,400। क्या कह रहा है, 4,62,400। तो अब मैं यहाँ पे सेल्स में आया, यहाँ पे इस पीरियड का सेल्स, बाय सेल्स मैंने आपको कहा सबसे पहले कहां पे लिखो, टोटल कॉलम में। तो 4,62,400, 4,62,400 ये हमने टोटल में लिख लिया, 4,62,400। लेकिन क्या इसमें कुछ एबनॉर्मल सेल हुआ क्या, आपको याद है, ये वाला है। बल्कि हमने आपको बताए थे कि हाँ जो सेल है उसमें बेटा
आपके एबनॉर्मल सेल इस साल बिके जो 6,900 के थे बेटा, आपने उसको 500 के नुकसान पे बेचे 6,400 में, मतलब सेल्स में ये एबनॉर्मल आइटम का ये सेल्स इंक्लूड है नहीं है बेटा 6,400 का। तो आपका जो ये सेल यहाँ पे टोटल है 4,62,400, उसमें 6,400 का कौन सा सेल है बेटा, उसमें 6,400 का एबनॉर्मल सेल है। 6,400 आपने कैसे निकाले, क्वेश्चन में बोला है 6,900 की चीज 500 के नुकसान पे बेचे, तो कितने में बेचे आपने 6,400 में। तो आप चाहो तो इसको अभी लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आपका इसमें से 6,400 का एबनॉर्मल सेल है। कौन सा सेल है बेटा, एबनॉर्मल सेल। तो 4,62,400 में से 6,400 का एबनॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल कितना हुआ आपका 4,56,000, कितना हुआ 4,66,000। लेकिन जो आपने नुकसान में बेचे, कितने के नुकसान पे बेचे बेटा, 500 के, तो ये लॉस आ जाएगा यहाँ पे 500 है ना। प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ लिखते क्रेडिट बैलेंस, ये अब आपका यहाँ पे ये लॉस आया, कितने का लॉस है 500 का, ओके। प्रॉफिट यहाँ पे लॉस, ओके 500 का लॉस हुआ बेटा आपका, ठीक है। अब देखते हैं आगे सर, ठीक है। अब हमने ये भी सारे आइटम्स यहाँ के लिख लिए बेटा। अब इस आइटम पे अपन चर्चा करेंगे जो यहाँ पे ये वाले सेंटेंस पे, इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2015 रुपीज 4,600 हैड बीन रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ करना मतलब कम करना, ऑन सर्टेन स्टॉक विच वॉज ए पुअर सेलिंग लाइन। पुअर सेलिंग लाइन है मतलब एबनॉर्मल आइटम है, हैविंग द कॉस्ट रुपीज 13,800। अब हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इस साल के क्लोजिंग स्टॉक में 13,800 के ऐसे क्लोजिंग स्टॉक थे जो कि पुअर सेलिंग लाइन थे, लेकिन मैंने उसको 4,600 से कम लिखा। मतलब ये जो 1,59,200 है, इसमें कुछ नॉर्मल आइटम है और कुछ एबनॉर्मल आइटम है। लेकिन जो एबनॉर्मल आइटम 13,800 के थे, आपने 13,800 नहीं लिखे, आपने 4,600 से कम करे। 4,600 से क्या करे बेटा, कम करे, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे उसको ऐड करो। भाई ऐड क्यों करा, मैं उसका लॉजिक भी बताता हूं। अभी आप करो पहले ऐड अमाउंट रिटर्न ऑफ add back to restore at cost। कॉस्ट पे वापस लाने हमने ये 4,600 से जो कम करे थे उसको मैंने ऐड बैक किया, तो ये आया 1,59,200 प्लस 4,600, ये आ गया मेरा 1,63,800। कितना आ गया मेरा 1,63,800। तो मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालो आप लोग, क्यों ऐड करें मैं बताता हूँ आपको। ग्रॉस प्रॉफिट निकालो 9,74,000 प्लस 1,63,800, 11,37,800 minus 1,47,000 minus 7,96,000, 1,94,800। यह आया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अब मुझे ये ग्रॉस प्रॉफिट जो निकालना है बेटा, पर्पस क्या है अपना, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है मेरा, मैं अभी जो कहूंगा ना अगले 1-2-3 मिनट बहुत ध्यान से सुनना बेटा। मेरा पर्पस इस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का था कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालूं, और वो भी कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट, जो मेरे सेल्स के कमाने से हुआ। अगर मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को कोई और आइटम अफेक्ट करता है तो उस आइटम को मैं एडजस्ट करूंगा। क्यों, मैं कहता हूं कि मेरे को वो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए जो मैंने सेल्स होने पे जो कमाया बेटा। लेकिन क्या हो रहा है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लिखते होंगे कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, वो गलत है भी नहीं, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोई नहीं कर रहा यहाँ पे। मेरे को तो बस ये निकालना है कि नॉर्मल सेल्स पे कितना जीपी रेशियो होता है, वो क्वेश्चन में दिया नहीं तो वो निकालना है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे निकाल रहा हूँ। मेरा उद्देश्य इसको बनाने का है, नॉर्मल सेल्स पे क्या कौन सा नॉर्मल सेल्स पे नॉर्मल मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। लेकिन क्या होगा बेटा, अगर आप ये क्लोजिंग स्टॉक को 4,600 से कम पे लिखते हो
तो वो नुकसान है, क्योंकि नुकसान क्यों है? अगर वहां पे देखो 163,800 पे लिखो तो यहाँ पे प्रॉफिट इतना आ रहा है, लेकिन अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक 159,200 लिखो तो यहाँ 4,600 से ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हुई है उस वैल्यू की वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को दो एलिमेंट ने अफेक्ट कर दिया। पहला जो सेल्स है, मेरा सेल्स है बेटा, उस पे जो मैंने कमाया वो, लेकिन उस प्रॉफिट को कम कर रहा है जो स्टॉक की वैल्यू कम हुई है। तो मेरे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट को, जो स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, मेरे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर जाएंगी। अगर मैंने 163,800 लिखा तो इतना आ रहा है, लेकिन मैं क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कम करूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो भाई मेरे जो प्रॉफिट में मुझे कोई और आइटम के एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। आप क्लोजिंग स्टॉक को अगर कम करते हो तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, उसमें जो करना है करो, लेकिन मेरा इसको बनाने का पर्पज ये कि सेल्स पे मैंने कितना कमाया, तो ये सेल्स पे इतना कमाया, अगर आप वो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दे देते हो तो सेल्स पे कितना कमाया वो आ जाएगा, और वो जो स्टॉक का जो नुकसान है वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे जीपी रेशियो निकालूंगा तो वो एक्चुअल में नॉर्मल सेल्स पे जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाया वो नहीं आएगा, उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हुई उसका नुकसान भी एडजस्ट हो जाएगा। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि नॉर्मल सेल्स पे मैंने कितना प्रॉफिट कमाया हो। इसीलिए बेटा हम उसको ऐड बैक करते, फुल कॉस्ट पे लाते, और ये वो ग्रॉस प्रॉफिट लेकर आते जो नॉर्मल सेल्स पे हमने प्रॉफिट कमाया है। अब इसके नीचे बेटा मैं जब यहां पे लिखता हूं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, 1,94,800 डिवाइडेड बाय 9,74,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है? 1,94,800 डिवाइडेड बाय 9,74,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आता है? 20%। तो आपने सेल्स पे कितना प्रॉफिट कमाया? 20%। देखो अभी मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूं। अगर सपोज यहां पे मैं उसको 159,200 ही लिखता, वो 4,600 एड बैक नहीं करता, 159,200 ही लिखता, तो यहाँ पे पता है ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता? 194,800 माइनस 4,600, यहाँ पे आता 1,90,200। फिर मैं जीपी रेशियो निकालता तो 1,90,200 डिवाइडेड बाय 9 लाख, ऐसे बताता हूं, 1,90,200 डिवाइडेड बाय 9,74,000 मल्टीप्लाई बाय 100, करो कितना आ रहा? 9,74,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ रहा है मेरे 19.52%। अब आपको अब समझेंगे ये चीज। 19.52%, मतलब सर देखो मेरा जो है अगर 19.52% आ रहा है, इसमें नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कम कर दिया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट से आपने कम लिखे, जो क्लोजिंग स्टॉक का नुकसान था वो भी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हुई, वो जो नुकसान था वो नुकसान का अफेक्ट भी मेरे ग्रॉस प्रॉफिट पे आ गया, तो इसलिए वो कम हो गया। मुझे वो 19.52 वाला नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि सेल्स पे मैंने कितना कमाया था। तो जो भी मेरे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा उस आइटम को मैं एडजस्ट करूंगा। तो मेरे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट को ये आइटम अफेक्ट कर रहा था तो मैंने उसको एडजस्ट किया। तो मेरे को अब सही आया कि मेरे सेल्स पे 20 सेल्स पे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेल्स पे मैंने कितने परसेंटेज प्रॉफिट कमाए, दैट इज 20%। ठीक है। अब एक और चीज, कुछ बच्चे पूछते सर जो नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनती है वहां तो हम कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर लिखते, तो वो वहां पे, हाँ वहां पे करे होंगे ना आपने, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट जो पिछले साल का करे होंगे वो करे होंगे ना, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, वो गलत नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करे, ये सब्जेक्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ और पर्पस है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने। इस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का पर्पस क्या है बेटा, कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट, हमने सेल्स पे कितना प्रॉफिट कमाया वो हमको निकालना है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक आप कम करोगे तो मेरा नॉर्मल जीपी रेशियो अफेक्ट करेगा, इसीलिए मैंने उस आइटम को क्या किया, एडजस्ट किया। ठीक है, चलिए तो हमारा ये आ गया 20%। अब आप जाओ इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। आओ यहां पे लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मेरा आ रहा है यहाँ पे 1,63,800, मैंने लिखा
63,800, 1,63,800। ओके, 1,63,800। अब ये 1,63,800 में एबनॉर्मल आइटम है। कितना एबनॉर्मल आइटम है? इसमें है सर 13,800 का एबनॉर्मल आइटम है। अच्छा, अगर 1,63,800 में से 13,800 का एबनॉर्मल आइटम है तो नॉर्मल आइटम कितना है? 1,50,000, 1,50,000। ओके, तो ये मेरा नॉर्मल आइटम हो गया 1,50,000। ओके, अब उसी तरह बेटा हमने सेल्स भी देखो, तो सेल्स में भी आपने, आपका कितना सेल्स था यहाँ पे? सेल्स में एबनॉर्मल आइटम का सेल कितना? 6,400। तो हमने 6,400 लिख के बचा हुआ किस में लिखे? नॉर्मल में। अब यहाँ पे मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिखता हूँ, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप अपना खुद दिमाग लगाना और मुझे बोलना बेटा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट 20% रेशियो आया, ये 20% रेशियो में किस पे लगाओ? अभी जीपी रेशियो निकाले ना, ये जीपी रेशियो निकाले 20%। ये जीपी रेशियो में कौन से सेल्स पे लगाओ? 4,62,400 पे लगाओ कि 456 पे लगाओ? आप खुद सोचना, मैं तो जवाब दूंगा ही, फिर आप क्रॉस चेक करना कि आप सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे थे। तो बेटा 4,62,400 पे 20% लगाओ कि 456 पे लगाओ? द आंसर इज 4,56,000। वाई? क्योंकि नॉर्मल सेल वही है, आपने एबनॉर्मल जो आइटम है वो थोड़ी ना आपने बेचे नॉर्मल 20% के मार्जिन पे, तो नुकसान पे बेचे, तो उस पर 20% नहीं लगे। इसी वजह से हम एबनॉर्मल को अलग करते हैं और नॉर्मल को अलग, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट किस पे लगेगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नॉर्मल आइटम पे। दैट इज 4,56,000, 4,56,000। सो 4,56,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये आता है आपका 91,200, 91,200। ओके, डन। अब आपको क्या करना है? अब हमको टोटल करना है और यहाँ पे निकालेंगे बैलेंस बाय। अच्छा, एबनॉर्मल आइटम में आपने सर डैश कर दी, उसने कुछ नहीं कमाया, नहीं कमाया ना बेटा, उसने तो, इसका प्रॉफिट आया देखो 91,200, उसका तो लॉस था ना, उसने तो नुकसान में बेचा, तो लॉस 500 हमने लिखे, उसने तो कुछ कमाया ही नहीं। बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे आप। 1,50,000 प्लस 3,24,000 प्लस 91,200, 5,65,200। क्या आ गया आपका? 1,09,200, 13,800, 13,800, 6,900, 5,79,000 minus 4,62,400 minus 500, 1,16,100 टोटल। ओके, तो जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास बेटा, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक था? इतना स्टॉक था। उसमें से नॉर्मल आइटम थे हमारे 1,09,200 के, लेकिन ऐसा तो नहीं ना जिस दिन आग लगी नॉर्मल आइटम ही रहेंगे, अब नॉर्मल भी कुछ रखे हुए थे। वो कितने रखे हुए थे? 6,900 के। ओके, अब बस इसको निकालने के लिए तो अपन ने इतनी मेहनत करी। ओके, चलिए अब आप लिखेंगे आगे बेटा स्टेट, ये आपने लिखी, अब आपको स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे। स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। नॉर्म, एक मिनट, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। नॉर्मल, इसमें भी दो हो गए अब अपने। नॉर्मल आइटम, नॉर्मल आइटम कितना था? 1,09,200। इसमें एबनॉर्मल आइटम
आप नॉर्मल आइटम थे आपके 6,900। ओके, 1,09,200 प्लस 6,900, यह आता आपका 1,16,100 लेस सैल्वेज वैल्यू 11,600 क्वेश्चन में दी हुई हमें, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 11,600, ये आ गया आपका 1,04,500, 1,04,500 लॉस ऑफ स्टॉक। ओके, अब ये आपका एक्चुअल में लॉस इतने का हुआ, लेकिन जिस दिन आग लगी बेटा उस दिन आपका टोटल स्टॉक कितना था? मेरे पास स्टॉक रखा हुआ था 1,16,100 का, स्टॉक इतने का रखा हुआ था बेटा, लेकिन मेरे पास ये स्टॉक हो गया। मेरी पॉलिसी कितने की मैं देखता हूँ, तो पॉलिसी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है बेटा। पॉलिसी जो थी हमारी, ये देखो, ये 1,00,000 की पॉलिसी। तो मैंने कहा सर कि इंश्योर्ड कराया आपने 1,00,000, तो इंश्योरेंस कंपनी बोले देखो भैया आपने कितना इंश्योर्ड कराए थे 1,00,000, आपके पास रखा कितना, वो 1,16,100, तो आपने ज्यादा का रखे। हमारे भरोसे था 1,00,000, बाकी का 16,100 था आपके भरोसे, तो उसी प्रोपोर्शन में हम लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो व्हेन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट देन एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। तो यहाँ पे एवरेज क्लॉज लगेगा। कब लगता है? जब स्टॉक जो होता है पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा होता है। अब आप लिखेंगे स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर रुपीज 1,16,100 more than the policy amount, that is rupees 1,00,000. Therefore, average clause will apply. Therefore, average clause will apply. ओके, तो क्लेम कैसा होगा आपका? क्लेम कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे? इंश्योर्ड वैल्यू मतलब पॉलिसी अमाउंट, इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक। तो हमने इंश्योर्ड कराए थे 1,00,000 का, स्टॉक रखा था 1,16,100 का, तो इसी प्रोपोर्शन में लॉस बांटेंगे, 1,04,500 का लॉस है। सो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,16,100 मल्टीप्लाई बाय 1,04,500, तो ये आ रहा है 90,000, 90,000। ओके, तो क्वेश्चन में हमने क्या चीज नहीं देखी बेटा? ये क्वेश्चन में क्या चीज नहीं देखी कि ये एबनॉर्मल को अलग, नॉर्मल को अलग। क्यों एबनॉर्मल को अलग करे? कि जो जीपी रेशियो 20% वो सिर्फ नॉर्मल गुड्स पे लगता है। एबनॉर्मल के बारे में जानकारी देंगे, उसने बोला था 13,800 का है, उसमें से 6,400 का 6,900 का बेचे 6,400 में, तो 500 का लॉस हुआ, 6,900 का बचा है, इसकी जानकारी देगा। ये जीपी रेशियो किस पे लगता है? नॉर्मल सेल्स पे, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था। अब यहां पर आपने जो कैलकुलेट करे 20%, कौन सा रेशियो? नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका मतलब वो जो सेल्स करने पे आपने कितना कमाए, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करे। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म होता है बेटा। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। मई 2011 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। मई 2011 में मैं सीए भी बना, लेकिन मैं फाइनल में था, ये इंटर का है। ओके, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, आप भी एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, बहुत खुशी रहती सीए बनने की, ठीक है।
अभी आप इतना हार्ड वर्क करोगे ना, इंटर में तो आपको भी बहुत करना हार्ड वर्क, अभी आप जितना हार्ड वर्क करोगे ना, मैं आपको बताऊं, ये हार्ड वर्क आप इतना करते करते, लेकिन आपको लगता भी होगा, अभी नहीं लगेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई बढ़ते जाएंगी तो कभी ऐसा लगता है ना हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन बिलीव मी, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, द डे यू विल बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिस दिन आप सीए बनोगे, वो खुशी के सामने जो अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। आपको इतनी खुशी होंगी जब आप सीए बनोगे, आप करे दिमाग काम नहीं करेंगे, एक दिन में एक दो दिन तो ऐसा लगता है कि आप कहाँ आ गए, दुनिया में सबसे ऊपर हो आप, एक दो दिन तो ऐसा फील रहता है, आप बहुत खुश रहोगे। द डे यू विल बिकम सीए, आप इतना खुश रहोगे बेटा, लेकिन उसके सामने आपको उस दिन, आज नहीं लगेगा, उस दिन ये जो आप अभी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कुछ भी नहीं लगेगी। इस मेहनत के सामने वो खुशी इतनी बड़ी है कि आप, मैं बोल के नहीं बता सकता, आप उसको फील करेंगे द डे यू विल बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। जिस दिन आप सीए बनते हो, आप अपने पेरेंट्स की आंखों में जो आंसू देखोगे, वो खुशी के आंसू, जब आप सीए बनोगे, हर बहुत से सीए जो बनते हो देखते हो, मैंने देखा मेरे पेरेंट्स के आंख में आंसू, द डे आई बिकम सीए, और ऐसे बहुत से लोगों ने देखे बेटा। सो डे यू विल बिकम, आप भी शायद देखोगे खुशी के आंसू, तो फिर देन यू विल रियलाइज, हाँ यार इतना हमने मेहनत तो की है पहले, लेकिन एक खुशी के सामने वो मेहनत कुछ भी नहीं थी, और आप सारी लाइफ फिर अपने हिसाब से जियो, ठीक है। मगर अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ओके, चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। On 30th March 2011, fire occurred in the premises of Messrs. Suraj Brothers. The concern had taken an insurance policy of rupees 60,000, which was subject to average clause. From the books of account, the following particulars are available relating to the period 1st January to 30th March 2011. 1 जनवरी 2011 से लेके 1 जनवरी 2011 से लेके हमको 30 मार्च 2011 की जानकारी दी हुई है। अब स्टॉक एज पर बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2010, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 95,600, फिर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस तो आपका 1,70,000 का है, लेकिन वो बोलता है ये परचेज में इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 30,000। अब आपको थोड़ा सा आपका फाउंडेशन याद है आपको, या ग्रेजुएशन करके आया तो ग्रेजुएशन में ही पढ़ेंगे आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बेटा। व्हाट इज, आपने ये मशीनरी जो खरीदे, क्या परचेज में आता है, क्या परचेज में नहीं आता, कहाँ पर आता है बेटा, वो मशीनरी में आता है, तो उन्होंने परचेज अकाउंट में लेकर चले गए, तो उसको वहां से हटाना है, तो परचेज में ऐड करेंगे, वो एक अलग बात है, वो तो मैं माइनस करेंगे आप परचेज में, क्योंकि मशीनरी परचेज करें, नॉर्मल परचेज में नहीं आना चाहिए, मशीनरी अकाउंट में जाना चाहिए। लेकिन इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होंगी, मशीनरी रेक्टिफिकेशन की, मशीनरी अकाउंट डेबिट 30,000 टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 30,000। तो आपने लिए क्या बेटा, मशीनरी लिए और आपने उसको परचेज अकाउंट में ले गए, तो परचेज को कम करे, तो परचेज को क्रेडिट करे, मशीनरी को क्या करे बेटा आपने डेबिट करे। ओके, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो या अभी अब आपको समझना चाहिए, मशीनरी कहाँ जाता है बैलेंस शीट, परचेज कहाँ जाता है ट्रेडिंग, तो अपन को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना रहेगा, तो अपन उसमें से परचेज में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये मशीनरी बेसिकली आपका, वो रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास किया मैंने, मशीनरी बेसिकली आपका मशीनरी अकाउंट में जाना था, आपने परचेज अकाउंट में ले गए, तो वहां से हटाएंगे। अब उसी तरह वेजेस का भी बेटा, वेजेस आपके थे टोटल 50,000 के, लेकिन वो वेजेस में इन वेजेस इंक्लूडिंग वेजेस रुपीज 3,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब आपको पता होगा कि कोई भी फिक्स एसेट को रेडी टू यूज के पहले उस पर जो खर्चा होता है उसको आप कैपिटलाइज करते हैं। अब जो रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चा होता है हम उसको क्या करते हैं बेटा, कैपिटलाइज करते। अभी जो 3,000 रुपए आपने वेजेस मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए खर्च करे, तो 3,000 रुपए के वेजेस भी मशीनरी अकाउंट में जाना चाहिए था, आपने उसको मशीनरी अकाउंट में ना ले जाते हुए नॉर्मल वेजेस में ले गए, तो नॉर्मल वेजेस में से हम ये 3,000 रुपए माइनस करेंगे। मगर माइनस करेंगे ठीक है, लेकिन रेक्टिफिकेशन की एंट्री क्या पास होगी, मशीनरी में जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,000 टू वेजेस अकाउंट। अभी रेक्टिफिकेशन पढ़े हो ना आपने पहले, बस वही तो कर रहा हूँ, वही एंट्री पास कर रहा हूँ मैं। ओके, तो परचेज में से हम 30,000 हटाएंगे और वेजेस में से 3,000। अब आगे बढ़ते बेटा, अब ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू रुपीज 49,500, रुपीज 2,75,000, नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल।
आप थोड़ा समझना इस पॉइंट, बाकी कोई दम नहीं क्वेश्चन में। जीपी रेशो दिया है 20% ऑफ सेल्स, तो हमको पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है, इसमें पॉलिसी अमाउंट यहाँ पे दिया है, सब दिया, बस अपने को ये अप्रूवल का बताना है कंसेप्ट आपको, सेल्स ऑन अप्रूवल वाला कंसेप्ट, और बाकी ये एक दो एडजस्टमेंट है, फिर कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। अब पहले समझो मेरी बात। सेल्स टोटल सेल्स क्वेश्चन में दिया 2,75,000। कितने का दिया टोटल सेल्स? 2,75,000 ये दिया है, ठीक है। उसमें से कहता है कि इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटेड टू ₹49,500। इसमें से 49,500 जो था वो सेल्स ऑन अप्रूवल पे था। सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे जो हमने सेल करे वो कितना था? 49,500। और जो दूसरा था अदर सेल बचा हुआ 2,75,000 में से 49,500 सेल्स ऑन अप्रूवल था, तो ये आ रहा है आपका 2,25,500, ठीक है। अब आपको पता है सेल्स ऑन अप्रूवल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन सेल्स ऑन अप्रूवल? पढ़े होंगे आपने पहले। सेल्स ऑन अप्रूवल का मतलब होता है बेटा कि आपने किसी को गुड्स दिए हो और उसको बोले कि आप रखो, अगर पसंद आया तो लेना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपन ने नई नई शॉप खोले, अब अपने कोई पहचान वाला आता है, बोले सर ये अच्छा तो लग रहा है, लेके जाओ आप लेके जाइए। बोले नहीं अभी, अरे मैंने लेके जाओ, घर की बात है, आप लेके जाइए। हम बोलते हैं ना घर की बात है, आप लेकर जाइए, पसंद आया तो रखना, नहीं पसंद आया तो वापस कर देना। आप देखना अभी आप उतना ऑब्जर्व नहीं करते होंगे चीज को, कि अभी हमारी जनरेशन मॉल में जाती वहां से लेती। आपके पेरेंट्स से पूछना, वो जनरेशन मेरे को याद है जब मैं छोटा था, वो एक पापा की फिक्स दुकान रहती थी, वहीं लेकर जाते थे, वहीं पे जो कपड़े पसंद आए हमको, हम वही लेते थे, हमको आए ना आए वही दुकान में लेके जाते थे। और बस हम जब से होश संभाला, जब तक मैंने अपने होम टाउन नहीं छोड़ा, बस वही दुकान में ले जाते थे, पापा वहीं से लेना है अपने को। अब अपनी दुकान है, कोई पहचान वाला आया, वो देख रहा, अपन बोले नहीं आपको पसंद आया तो रखना, नहीं पसंद आया तो वापस। तो अपन ने उसको गुड्स दे दी, मतलब ये लो, आपको सपोज मतलब ये लो बेटा, पसंद आया तो रखना। कैलकुलेटर की दुकान है मेरी, मतलब पसंद आया तो रखना, नहीं पसंद आया वापस कर देना, मैंने आपको दे दिया। अब बताओ मैंने आपको दिया तो मैं सेल्स मानू क्या सेल्स में? मैंने बेचा नहीं, अभी आपको दिया, पसंद आया तो रखना, नहीं आया तो वापस कर देना बेटा, ठीक है। अभी क्या हुआ बेटा? पसंद आया तो रखना, नहीं आया तो वापस कर देना। अभी क्या हुआ कि मैंने आपको दिया, उस वक्त सेल्स ही नहीं हुआ क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई। अब क्या हुआ कि जब आपके पास आया, आपने मेरे को अप्रूवल दिया, हेलो सर, हाँ हम ये गुड्स खरीद रहे, हमें मुझे पसंद आया, अब मैं बोलूंगा ये सेल है, क्योंकि आपने अप्रूव करे, आपने अप्रूव करे मतलब वो अब आपका हो गया। तो इसमें से वो कहता है कि 49,500 में से 2/3 का नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड, 2/3 का अप्रूवल नहीं आया। मतलब अब ये 49,500 में से अगर अप्रूवल आए तो ही वो सेल है, नहीं तो वो सेल नहीं है। तो इसमें नो अप्रूवल 49,500 का 2/3 इसका अप्रूवल नहीं आया, कितना है? 33,000। मतलब बच्चे का अप्रूवल आ गया। नो अप्रूवल, मैं ऐसे लिखता रुको, नो अप्रूवल मीन्स नो सेल, सेल नहीं है। 49,500 का 2/3 33,000। फिर यहां पे आता है अप्रूवल मीन्स सेल, बचा हुआ 16,500। 49,500 में से इतने का नो अप्रूवल, तो इसका अप्रूवल 130, 16,500। अब मेरे को बताइए बेटा कि टोटल सेल हुआ था हमारा 2,75,000 का, वो 2,75,000 में से अब आपका कितने का बेटा नो अप्रूवल है? 49,500 सेल्स ऑन अप्रूवल, उसमें से इतने का अप्रूवल नहीं है, मतलब ये सेल नहीं है। 275 में से ये 33,000 का सेल्स नहीं है। अगर इसमें से ये सेल्स नहीं है तो सेल्स क्या है बेटा? फिर सेल्स हमारा ये है। तो हमारे सेल्स की फिगर को ये बोलो तो आप मेरे को, सेल्स की फिगर एक ये है
और एक वो है 225,500, या आप बोलो 275 में से इसको माइनस कर दो तो एक्चुअल सेल आ जाएगा 275 माइनस 33 इट विल कम 242, यस 242। या आप बोलो 16,500 प्लस 2,25,500, तो 16,500 प्लस 225,500 दैट इज द फिगर ऑफ एक्चुअल सेल। तो इसलिए हमने एक्चुअल सेल की फिगर यहाँ से निकाल लेंगे। अभी आपको समझाने हमने चार्ट बनाया, आपने भी बना लेना चाहिए बेटा, बार बार आपको बताया नहीं जाएगा, जैसे चार्ट बना तो आपने बना लेना चाहिए। अब अभी इसको लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा चार्ट नहीं बनाना, मैं आपको वर्किंग नोट फॉर्म में बनाना, तो मैं प्रॉपर कैसे बनाना रहेगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन समझाने के लिए हमने आपको ये बताया, ठीक है। इसमें से इतना सेल्स नहीं, तो इसमें से ये हटा दो, एक्चुअल सेल आ जाएगा। ये सेल है वो सेल है, दोनों का ऐड करो तो भी उतने हमारा एक्चुअल सेल आ जाएगा। अब कुछ बातें और आप ध्यान से सुनेंगे। होता क्या है बेटा कि जब मैंने सेल किया, ये हुआ 33,000 का, जिसपे सेल नो अप्रूवल, मतलब ये सेल्स नहीं है। ये गुड्स किसके पास रखा हुआ है? मैंने कहा सर ये गुड्स तो कस्टमर के पास रखा हुआ। अच्छा, क्या इसका मालिक जो ये 33,000 है, क्या इसका मालिक वो कस्टमर है क्या? नहीं, इसका मालिक वो कस्टमर नहीं है। तो इसका मालिक कौन? इसके मालिक हम ही है। हमारा गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हमारा गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ है। इसका मतलब जिस दिन आग लगी ये गुड्स हमारे पास नहीं था, मालिक हम ही है, मगर ये गुड्स हमारे पास नहीं था। ये किसके पास रखा हुआ था? कस्टमर के पास रखा था। तो जिस दिन आग लगी ये 33,000 रुपए जो कि गुड्स है वो हमारे पास नहीं था, हम ही मालिक है, मगर क्योंकि सेल्स नहीं है, मींस नो सेल, हम ही मालिक है, मालिक मैं ही हूं, लेकिन ये किसके पास रखा हुआ है? कस्टमर के पास रखा हुआ है। ओके, अब मैं बोलूंगा सर मेरे क्लोजिंग स्टॉक दो तरह के हो गए, एक स्टॉक इन हैंड मतलब मेरे पास कितना है, और स्टॉक विद कस्टमर के पास कितना है। तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक मेरे स्टॉक इन हैंड जो मेरे पास है, और स्टॉक विद कस्टमर जो कस्टमर के, मालिक मैं ही हूं लेकिन कस्टमर के पास लगे। इसलिए इन कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़े, कंसाइनी के पास स्टॉक रहता है, तो वैसे मेरा स्टॉक कस्टमर के पास रखा हुआ है। तो कुछ स्टॉक मेरे पास है इन हैंड और कुछ है मेरे कस्टमर के पास। अब बताओ जिस दिन आग लगी, जो मेरे गोडाउन में आग लगी, तो मेरे गोडाउन में जो गुड्स लगी उसमें आग लगेंगी कि जो मेरा गुड्स कुछ कस्टमर के पास उसमें भी लगेंगी? जो मेरे पास है उसी पे लगी। ऐसा तो नहीं आग लगी ये हमारे गुड्स को जलाई, बोला अच्छा कुछ कस्टमर के पास भी रखे हो क्या, चलो आती हूं मैं वहां से, चली और कस्टमर के पास जो हमारा गुड्स रखा वो जला के फिर वापस, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होता। ये तो हमारी हिंदी मूवीज में भी ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो जो हमारे पास गुड्स है बेटा उसी पर बस यहाँ पे हमारे पास जो गुड्स है उसी पे हम, आग लगी थी वही स्टॉक था, तो ये स्टॉक किसके पास है? कस्टमर के पास है। अब सुनो मेरी बात, ये वैल्यू कौन सी थी? सेल्स पे ना, सेल्स वैल्यू पे था। ये भी 33,000 की सेल्स वैल्यू है, ये 16,500 भी सेल्स वैल्यू, वो ठीक है, उसका कोई मेरे को तकलीफ नहीं हो, सेल्स है। ये सेल्स था क्या? ये सेल्स नहीं है ना, हमारा गुड्स कस्टमर के पास है, ठीक है सही, ठीक है, मगर हमारे पास से गया कस्टमर के पास है, सही है, बिल्कुल है। जिस दिन आग लगी हमारे पास नहीं था, हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारे पास नहीं था, मगर क्या है? सेल्स है। बोले नहीं ये सेल्स नहीं, हमारा गुड्स कस्टमर के पास है, ठीक है। तो क्या मैं इसको सेल्स वैल्यू पे लिख सकता हूँ क्या? नहीं, कैसी बात कर रहे सर, सेल्स होगा तो सेल्स वैल्यू पे लिखोगे ना, ये तो सेल्स वैल्यू पे, सेल्स ही नहीं तो आप कहाँ से सेल्स वैल्यू पे लिख दोगे? हाँ, इट्स लाइक ए क्लोजिंग स्टॉक ओनली, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास नहीं, मेरे कस्टमर के पास रखा हुआ। ओहो, तो क्लोजिंग स्टॉक किस पे लिखते हैं? कॉस्ट पे। ये क्या है? सेल वैल्यू पे लिखा। अच्छा, यह आपके पास नहीं है मगर कस्टमर के पास रखा, तो आप लिखेंगे स्टॉक विद कस्टमर, है ना, मगर दैट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, क्योंकि सेल नहीं है, सही बात है। तो इसको मेरे को कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। तो कॉस्ट पे कैसे लाओ? अब बेसिक चीजें समझना बेटा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है सेल्स। थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा तो लगाना पड़ेगा ना बेटा, इंटर में आ गए, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब उसने बोला कि सेल्स जो प्रॉफिट है 20% ऑफ सेल्स, तो ये 20% है 20 सेल्स पे, तो सेल्स 100 हो गया। तो कॉस्ट यहाँ पे कितना होगा? जिसमें 28 करके 100 आएगा, यहाँ पे 80 है, 80 होगा ना, प्लस 20 करूँ तो 100 आएगा, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स होता है। तो ये तीनों में से कौन सी फिगर है 33 सर? कौन सी वैल्यू पे? कॉस्ट पे लिखा है कि ये प्रॉफिट है कि सेल वैल्यू पे? सर सेल वैल्यू पे लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये आपने लिखे यहाँ पे 33,000 सेल वैल्यू, 33,000 सेल वैल्यू। तो मेरे को ये निकालना है इसकी कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट निकाल लोगे ना आप, ऐसे निकालना, 33,000 अगर 100 है, 33,000 अगर 100 है, 33,000 अगर 100 है,
तो फिर क्या चाहिए आपको, दोनों में से वो मिल जाएगा, तो फिर मेरे को ये चाहिए कॉस्ट। अगर 33,000 अगर 100 है तो 80 कितना, मल्टीप्लाई बाय 80। 33,000 अगर 100 है तो 80 कितना, ये आएगा 26,400। तो ये जो आपका गुड्स जो 33,000 का जो कस्टमर का था सेल वैल्यू पे, लेकिन बेटा बिका नहीं, तो सेल वैल्यू पे कैसे रिकॉर्ड करूंगा, तो ये मैं लिखूंगा कॉस्ट पे। तो कॉस्ट इसकी 33,000 तो सेल वैल्यू, तो अगर 33,100 है तो 80 कितना, वे निकाला 33,000 अगर 100 है तो 80 कितना, 2,64,000। या आप बोलो 33,000 अगर 100 है तो 20 कितना प्रॉफिट आ जाएगा, सेल वैल्यू में से प्रॉफिट माइनस करो तो कॉस्ट आ जाएगी बराबर 26,400। ओके, तो ये कहानी हो गई मेरी सेल्स ऑन अप्रूवल पे, पूरा मैंने आपको बोल दिया, बस ये चीज नहीं थी क्वेश्चन में। ठीक है, लिख लो इसको, लिखे नहीं लिखे इसको भी लिख लेंगे बेटा। ओके, अब अपन आगे, मगर ये तो हमने एक्सप्लेन कर, एक्सप्लेनेशन के लेकर आपको वर्किंग नोट फॉर्म में इसको लिखना रहेगा, और इसके लिए घबराना मत। 26,400 एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी अकाउंट बनाऊंगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग को, तो वहां पर सब लिखेंगे तो वहां पे और क्लियर होगा आपको। ओके, चलो लिखो पहले वर्किंग नोट नंबर 1। अभी इसको अच्छे से लिख के दो वर्किंग नोट फॉर्म में, तो आसानी के लिए मैंने चार्ट फॉर्म में बनाया। लिखेंगे आप वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सेल्स, टोटल सेल्स रिकॉर्डेड। टोटल सेल्स कितना लिखे अपन ने, 2,75,000 का, 2,75,000। ठीक है, लेस नो अप्रूवल received on goods sold on sales on approval basis. So 49,500 का 2/3, 33,000। तो ये आ गया आपका एक्चुअल सेल 2,42,000। ओके, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक विथ कस्टमर, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक विथ कस्टमर, या आप ऐसा लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक विथ कस्टमर। ओके, लिखिएगा वहां पे सेल वैल्यू ऑफ गुड्स विथ कस्टमर, वो कितना था आपका 33,000। उसमें से प्रॉफिट माइनस करो, कॉस्ट आ जाएंगी। प्रॉफिट ऑन अबव गुड्स, अगर वो 33,100 है तो 20 कितना, 6,600। तो जाएगा कॉस्ट ऑफ स्टॉक विथ कस्टमर 26,400। देखो यहाँ पे आया था ना 26,400, 26,400। ओके, अब आप बनाएंगे इसके बाद बेटा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। लिखेंगे आप वर्किंग नोट नंबर 3, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the period 1st January to 30th of March
2011। ओके, अब देखो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा बेटा, तो यहां पे मैं वो दो कॉलम नहीं बना रहा हूं। कौन से दो कॉलम नहीं बना रहा हूं? नॉर्मल, एबनॉर्मल, ऐसे नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहे? इस क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए नहीं लिख रहे अपन। ओके, ये जो सेल्स ऑन अप्रूवल पे भी जो बिक रहा है वो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे बिक रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा नॉर्मल जीपी रेशियो से हट के कोई चीज नहीं बिक रही। पिछले क्वेश्चन में था, इसलिए वहां पे एबनॉर्मल का अलग कॉलम बना था। ओके, चलिए इसको आप ड्रॉ करेंगे 7-8 लाइन का। अमाउंट, ओके, लिखेंगे बाप, इसको ड्रॉ करो 7-8 लाइन का। ओके, ओके, चलिए लिखिए बेटा, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक एक करके फिगर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक दिया है 95,600, लिखो यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक 95,600 टू, फिर इसके बाद परचेजेस दिया है, तो आप परचेज देखोगे क्वेश्चन में 1,70,000 का दिया है। उसमें से परचेज ऑफ मशीनरी कितने की है? 30,000 की, तो आप प्रॉपर लिख रहे हैं परचेज ऑफ मशीनरी 30,000 रुपए की है। तो एक्चुअल में परचेज कितना है आपका? 1,40,000 का। फिर उसके बाद वेजेस दिया आपको क्वेश्चन में, थर्ड पॉइंट में देखो 50,000 के। उसमें से ऐसे वेजेस जो इंस्टॉलेशन के लिए पे करे तो मशीनरी अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पे वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन हट जाएगा यहाँ से, वो है 3,000 का, तो ये आ जाएगा 47,000। अब यहाँ पे आया आपका सेल्स, लिखो ये सेल्स की फिगर आपने लेकर आए वर्किंग नोट नंबर 1 से, कितना है? 2,42,000। कुछ गुड्स हमारे पास कस्टमर के पास है, तो हमारे पास है ही नहीं जिस दिन आग लगी बेटा, तो यहाँ पे लिखूंगे कॉस्ट ऑफ स्टॉक और गुड्स विथ कस्टमर, वर्किंग नोट नंबर ये 2 में फिगर दी इसकी 26,400। ओके, अब ये भी हो गया बेटा हमारा। अब हो गया यहाँ पे निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में दिया 20%, तो सेल्स हमारा है 2,42,000, उसका 20%, सो 2,42,000 का 20% ये आता है 48,400। देखो बेटा ये जो है 26,400 ये भी स्टॉक ही है, लेकिन ये कस्टमर के पास है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएंगी वो स्टॉक रहेगा जो हमारे पास रहेगा, ठीक है। टोटल करो 95,600 प्लस 1,40,000 प्लस 47,000 प्लस 48,400, इसका हम 3,31,000 माइनस 2,42,000 माइनस 26,400, ये आपका 62,600 बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। ये क्या हुआ आपके बेटा? बैलेंसिंग फिगर। तो ये दोनों ही स्टॉक है, ये दोनों ही स्टॉक है, 26,400 भी स्टॉक है बेटा और ये भी स्टॉक है, लेकिन 26,400 किसके पास रखा हुआ है? कस्टमर। तो जिस दिन आग लगी वो हमारे पास था ही नहीं, जिस दिन आग लगी वो किस पे? ये था हमारे पास बस 62,600 हो गया। अब क्या निकालना है? इसमें से अपने को सैल्वेज माइनस करना है और लॉस निकालना, और एवरेज क्लॉज लगता है नहीं लगता है देखना, उससे क्लेम निकाल देना, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में ये आपने देखे, ये मशीनरी परचेज और इंस्टॉलेशन का एक पॉइंट और सेल्स ऑन अप्रूवल के ऊपर डिस्कस की, ओके। इसके नीचे लिखो बाप स्टेटमेंट ऑफ
लॉस ऑफ स्टॉक। आपने ये चीज देखी बेटा, इसमें आपका क्यों नहीं बना? इसमें आपका क्यों नहीं बना वो एबनॉर्मल आइटम? क्योंकि इसमें कोई भी आइटम ऐसा एबनॉर्मल नहीं था इसमें। लेकिन क्या चीज नहीं सीखी आपने? सेल्स अप्रूवल की। अब देखना, पिछले क्वेश्चन में आपने नॉर्मल एबनॉर्मल सिखाया, इसमें सेल्स अप्रूवल का सिखाया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, उसमें नॉर्मल एबनॉर्मल भी रहेगा और सेल्स अप्रूवल भी रहेगा। देखेंगे, अभी से नहीं डराता, सिंपल रहेगा, बट डोंट वरी। चलो लिखो यहाँ पे, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वर्किंग नोट नंबर 3, अभी 1 में नहीं है, वर्किंग नोट नंबर 3 कितना आया वो आपका? 62,600 लेस सैल्वेज वैल्यू। कितनी सैल्वेज वाले? यहाँ पे देखेंगे, वो है आपका सैल्वेज कितना है? 12,300, 12,300। ओके, लॉस ऑफ स्टॉक कितना आ रहा है माइनस करके? 50,300। अब देखो बेटा, ये आपका एक्चुअल में स्टॉक कितना था जिस दिन आग लगी? 62,600 का। इंश्योर्ड अमाउंट कितना था? इंश्योर्ड कितना था आपका? इंश्योर्ड जो था आपका, क्वेश्चन में दिया था ना कहीं, इंश्योर्ड 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 इंश्योर्ड, अरे यार 60,000। अब बताओ, अपन ने कितने के स्टॉक का इंश्योरेंस कराए थे? 60,000 का। जिस दिन आग लगी अपन ने कितने का स्टॉक अपने पास रखे थे? 62,600 का। तो अपने पास स्टॉक रखे 62,600 का, और अपन ने इंश्योर्ड कराए थे उसमें से 60,000। तो 60,000 इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, बचा हुआ 2,600 हमारे भरोसे। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरा हमको 50,300 का लॉस देंगी क्या बेटा? नहीं, वो भी प्रपोर्शनेट नहीं। So when stock on the date of fire is more than the insured value, then average clause will apply. So we will calculate. लिखो, stock on the date of fire, that is rupees 62,600, more than the insured value बोले या policy amount, insured value that is rupees 60,000. Therefore, average clause will apply. Claim equals to insured value divided by stock on the date of fire स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इसको इंश्योरेबल वैल्यू, ये इंश्योर्ड है, इंश्योरेबल। इंश्योर्ड मतलब आपने इतने का कराया इंश्योरेंस, इंश्योरेबल मतलब इतने का कराना था, कराना चाहिए था। स्टॉक था 62,600 का इंश्योरेंस कराना था, आपने कराया कितने का? 60,000 का। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर को इंश्योरेबल सम भी कहते हैं। ओके, मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक, so 60,000 divided by 62,600 multiply by loss 50,300. So 60,000 divided by 62,600 multiply by 50,300, यह आता है आपका 48,211.86। ठीक है, अच्छा 10, ठीक है, राउंडेड ऑफ लिख दो यहाँ पे। ओके, डन।
तो बेटा ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे खत्म होता है। तो हमने क्या सीखे क्वेश्चन में, वो सेल्स ऑन अप्रूवल वाला पॉइंट। ओके, एक और क्वेश्चन करते, बस आज 3 से ज्यादा नहीं कराऊंगा। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। शुरू करें नेक्स्ट। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, पानी वानी पी लो, ठीक है, पानी वानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ थोड़ा, फिर शुरू करते अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नवंबर 2017 का एक क्वेश्चन है, नवंबर 2017 का। On 27th of July 2016, a fire occurred in the godown of Messrs. Vijay Export and most of the stock were destroyed. However, goods costing rupees 5,000 could be salvaged. Their firefighting expense were amounted to rupees 1,300. From the salvage accounting records, the following information is available relating to the period from 1st of April 2016 to 27th of July 2016. Stock as per balance sheet at 31st March 2016. ओके, अब देखो क्या हुआ है, आग कब लगी, 27 जुलाई 2016। यहां पे अपना साल, इसमें जीपी रेशो दिया है क्या? हाँ, जीपी रेशो दिया है, चलो अच्छा है। मतलब पिछले साल का बेटा अपने को बनाना नहीं है, तो यहां पे देखेंगे साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2016, आग लगी 27 जुलाई 27th ऑफ जुलाई 2016 को आग लगी बेटा। इस पीरियड का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अपन। पर्पस क्या है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का इस पीरियड का? बोलो, सोचो, ताकि हम, पर्पस क्या है हमारा? पर्पस है हमारा इसको बनाने का कि हम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाल सके। क्या निकाल सके बेटा? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो पर्पस इसको बनाने का हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हम निकाल सके, ठीक है। आ गया लगे, दिस इज डेट ऑफ फायर। आप कहोगे सर पिछले साल का भी तो बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, वो जीपी रेशो निकालेंगे ना अपन। अरे भाई जीपी रेशो दिया क्वेश्चन में, ठीक है, तो बना फिर निकालने की जरूरत नहीं। पास रिकॉर्ड शो द नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 20%। ग्रॉस प्रॉफिट रेट 20% किस पे रहता है? सेल्स पे, ठीक है, सेल्स का 20%। ओके, अब उसने हमको इस पीरियड का यहाँ पे सब जानकारी दिया है। इस पीरियड का क्या दिया देखो यहाँ पे, स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, मतलब इस साल का ओपनिंग स्टॉक हमको दिया है। फिर परचेजेस दिया, इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 10,000, तो 2,92,000 में मशीनरी का परचेज भी इंक्लूड है 10,000 का, तो वो माइनस करेंगे। फिर यहाँ पे वेजेस आपका 53,000 का, लेकिन 3,000 रुपए का वेजेस इंस्टॉलेशन के लिए पे करे, इंक्लूडिंग वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रुपीज 3,000, तो 3,000 माइनस करेंगे। अभी सेल्स ऑन अप्रूवल की कहानी फिर से आ गई, 4,12,300 का सेल्स है, लेकिन इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000 उसका सेल्स ऑन अप्रूवल है। ये 40,000 में से नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1/4 ऑफ द गुड्स सेल्स ऑन अप्रूवल, तो जो 1/4 पे अप्रूवल नहीं आया तो सेल्स नहीं है, बचा हुआ सेल्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, 2,000 इतने के गुड्स आपके पास से गए, आपने फ्री सैंपल के गुड्स बांटे। अब उसने देखो एक क्वेश्चन में सेल्स ऑन अप्रूवल भी आया, ठीक है। अब ये पॉइंट्स पे मैं आता हूँ बेटा एक एक करके, पहले जरा ये समझ लो। सेल्स ऑन अप्रूवल पे एक बार मैं आपको बता दूं, ये लिखे, अगर लगेगा आपको लगता है लिखना है तो लिखना, अदरवाइज ठीक है ऐसा कुछ। मगर अब ये सेल्स एक्चुअल में कितना है बेटा आपका? दिया आपको 4,12,300 का, 4,12,300 का सेल्स है, ठीक है। ये यहाँ पे सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस बोलता है वो 40,000 रुपए का, जो कि सेल्स में इंक्लूड है। अदर से वो कितना हो जाएगा? 4,12,300 माइनस 40, 3,72,300, 3,72,300।
अब ये 40,000 में से नो अप्रूवल रिसीव्ड, मीन्स नो सेल। $40,000 का 1/4 पे अप्रूवल नहीं है, तो इसका 1/4 आता है 10,000। अप्रूवल रिसीव्ड मीन्स सेल। बचा हुआ 30,000। अब ये गुड्स हमारा कस्टमर के पास है। ये गुड्स किसके पास है? 10,000 हमारा कस्टमर के पास है। तो मालिक तो हम ही है, इसलिए तो इसको हम सेल वैल्यू पे लिखूं कि कॉस्ट पे लिखूं? कॉस्ट पे लिखेंगे। ये हमारा स्टॉक है जो कस्टमर के पास है, तो इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स। अब आपको पता होगा बेटा 20% उसने बोला किसके ऊपर? बोला प्रॉफिट पे, तो ये प्रॉफिट 100, ये 80 होगा। अभी ये 10,000 तीनों में से क्या है? सेल्स है कि कॉस्ट है? ये सेल वैल्यू है 10,000। तो ये क्या निकाल सकते कि अपन इसकी कॉस्ट निकाल सकते? हाँ निकाल सकते सर। अगर ये 10,000 100 है, 10,000 कितना है? 100 है, तो फिर 80 कितना? 10,000 अगर 100 है तो 80 कितना? 8,000। तो ये 8,000 का ऐसा स्टॉक है जो हमारा है, हम मालिक है, लेकिन किसके पास रखा हुआ है बेटा? कस्टमर के पास रखा हुआ है। ओके, तो ये लिख लीजिए। ओके डन। अब देखो उसके बाद क्या है? उसके बाद हमसे कहता है बेटा इतनी चीजें तो ठीक है, सेल्स ऑन अप्रूवल पे मैंने बात की। अब देखो यहाँ पे कुछ बात आपसे और करना है। वाइल वैल्यूइंग द स्टॉक एट 31 मार्च 2016, मतलब यहाँ पे इधर पे पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, मतलब इस साल के ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा है। वाइल वैल्यूइंग द स्टॉक एट 31 मार्च 2016, ₹1,000 वेयर रिटर्न ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्लो मूविंग आइटम। पुअर सेलिंग लाइन बोलो, स्लो मूविंग आइटम जो बिकते नहीं है, स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग ₹4,000। अभी आपने क्या करे बेटा, ये 4,000 रुपए का पुअर सेलिंग स्लो मूविंग आइटम जो मार्केट में डिमांड नहीं थी, तो आपने 1,000 रुपए राइट ऑफ कर, 1,000 से कम कर दिया उसको, ठीक है। ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वेयर सोल्ड इन जून 2016, इस साल एट अ लॉस ऑफ ₹700 on the original cost ₹3,000. The remainder of the stock is now estimated to be worth the original cost. अब समझो क्या हुआ यहाँ पे बता देता हूँ मैं। एबनॉर्मल आइटम जो थे हमारे, वो रिटर्न ऑफ के बारे में तो अपन देखते, लेकिन अभी पहले कुछ और कह रहा हूं मैं। एबनॉर्मल आइटम कितने थे बेटा हमारे पास? टोटल 4,000 के। वो कहता है इसमें से कुछ गुड्स मैंने बेचा और जो कि 700 रुपए के नुकसान पे बेचा। अच्छा, जिसकी कॉस्ट थी 7, मैंने कुछ सेल किया, कुछ आइटम बेचा, कुछ अभी भी स्टॉक में रखे हुए, कुछ बेचा और अभी भी कुछ स्टॉक में रखे। तो जो मैंने बेचा बेटा, जो मैंने बेचा उसकी कॉस्ट थी 3,000, लेकिन उसको मैंने 700 रुपए के नुकसान पे बेचा, तो एक्चुअल में उसको बेचा कितने में बेटा? 2,300। तो याद रखना सेल वैल्यू जो भी रहेंगी उसमें 2,300 की सेल वैल्यू एबनॉर्मल आइटम की रहेगी। तो अगर 4,000 में से 3,000 की चीज बेचा 700 के नुकसान पे, तो कितने में बेचा? 2,300। तो 4,000 में से अगर 3,000 की चीज बेचा, तो मेरे को बताओ यहाँ पे 4,000 में से अगर 3,000 की चीज बेचा तो आपको स्टॉक में कितना बचा? 1,000। ये एबनॉर्मल आइटम का आपने लिख लिया, ठीक है। ओके डन, ठीक है। अभी तो सब एनालिसिस कर रहे हैं अपन क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन सॉल्व एक्चुअल में जैसे वर्किंग सब शुरू ही नहीं किया। अभी ये चीज ख्याल रखना, ये वाला पोर्शन मैंने लिख लिया, लेकिन जो ये आपका शुरुआत का वो बोले ना ओपनिंग स्टॉक जो एक्चुअल में एबनॉर्मल एकदम 4,000 के, आपने उसको पिछले साल 1,000 से राइट ऑफ कर रहे थे, तो उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे लाना पड़ेगा, तो 1,000 से ऐड करेंगे। आता है ना क्वेश्चन में, ओरिजिनल कॉस्ट पे लाना है उसको, तो 1,000 से ऐड करेंगे तो फुल कॉस्ट पे आ जाएगा आपका, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे जीपी रेशियो दिया है, अब वो बोलता है इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एडमिटेड फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी इंश्योरेंस कंपनी से लेते, क्यों लेते? अब आपको बताया था कंसेप्ट, फायर फाइटिंग एक्सपेंस हुए तो सैल्वेज गुड्स बढ़े, सैल्वेज गुड्स बढ़े तो लॉस कम हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कम लूंगा, जब क्लेम कम लूंगा तो भाई उनको तो बोलूंगा ना कि मेरे जो फायर फाइटिंग एक्सपेंस का जो खर्चा हो वो आप मुझको दो। तो अगर फायर फाइटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 1300, अगर ये नहीं भी बोलता कि उन्हें एडमिट करे तो भी अपन मानते कि हम इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। द कंपनी हैड टेकन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ₹55,000 विद द एवरेज क्लास, पॉलिसी अमाउंट है 55,000 की। तो क्वेश्चन शुरू कहां से करूं बेटा, पहले तो बताओ मेरे को। सबसे पहले क्या पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है? नहीं, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है क्योंकि जीपी रेशियो क्वेश्चन में दिया। ठीक है सर, तो इस साल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनेगा, लेकिन उसमें सेल्स ऑन अप्रूवल है, तो सेल्स ऑन अप्रूवल से रिलेटेड जो वर्किंग नोट है वो बना लेते। मेमोरेंडम ट्रेडिंग का नॉर्मल बनेगा, देखो इसको अच्छे से, नॉर्मल बनेगा कि फिर जो हमेशा बनता है वैसा बनेगा कि हम जो बनाते हैं कि जब एबनॉर्मल आइटम रहता है उसमें नॉर्मल का कॉलम, एबनॉर्मल का कॉलम और टोटल कॉलम, वैसा बनेगा। कैसा बनेगा इसको देख के खुद ही समझ जाओ कैसा बनेगा। वही वाला, एक नॉर्मल का कॉलम, एक एबनॉर्मल का कॉलम, एक टोटल कॉलम, वो बनाएंगे। फिर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालेगा, फिर लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो सैल्वेज वैल्यू माइनस करके निकाल लेंगे, फिर देखेंगे एवरेज क्लॉज लगता है कि नहीं, फिर अप्लाई करके क्वेश्चन खत्म। ओके चल शुरू करते हैं। आप लिखेंगे वर्किंग नोट, ये एक्चुअल में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसा शुरू होगा, यहां से लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of actual sales, calculation of actual sales, यहाँ पे total sales recorded, कितना सेल्स लिखे थे अपन ने, देखो 4,12,300, 4,12,300 लेस no approval received on goods sent on sales on approval basis, $40,000 में से 1/3 का 1/4 का अप्रूवल नहीं आया तो 10,000। दैट इज 10,000। तो यहां पे आ जाएगा बेटा 4,02,300। सेकेंड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ cost of stock with customer, calculation of cost of stock with customer, उसकी सेल वैल्यू ऑफ गुड्स स्टॉक विथ कस्टमर 10,000 रुपए, लेस प्रॉफिट इस पे कितना है बेटा 10,000, अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है 20, वो आएगा 2,000। सो कॉस्ट ऑफ स्टॉक विथ कस्टमर 8,000। ओके अब क्या बनाना है हमको, थर्ड वर्किंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग। उसमें कौन से कॉलम आएंगे, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। क्यों ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम है। लिखेंगे आप थर्ड वर्किंग नोट, नहीं चलो एक्चुअली ऐसे वर्किंग बनाना है, लेकिन ऐसे बहुत अच्छा है, इसने बोला है ना, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर टू बी लॉस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट to be for the period 1st April 2016 to 27th of July 2016 for normal and abnormal item। अभी क्या होगा बेटा यहाँ पे कि आपको मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट भी पूछा उसने, लेकिन उसने पूछ लिया क्वेश्चन में अपने को उसने,
तो उसको वैसे ही बनाएंगे अपन, लेकिन उसको अपन वर्किंग नोट नंबर नहीं देंगे, उसने क्वेश्चन में पूछा विथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइटम के कॉलम के साथ। ठीक है, लिखो। वो नहीं भी पूछता तो बनाना तो पड़ता ही ना, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालने। ड्रॉ करेंगे इसको 7-8 लाइन का, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कॉलम्स में। इसमें ये कॉलम आएगा हमारा नॉर्मल, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। ओके, ओके, इसको ड्रॉ करना 7-8 लाइन का बेटा। शुरू करें। लिखे आपने बेटा? चलिए देखो वहां पे बेटा आपका एक एक करके ऐसा आइटम आपको लेते जाना। ये स्टॉक एज पर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2016, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन ना मैं जो कहूंगा अभी लिख लो पहले, फिर मैं बात करता हूँ। जैसा मैं लिख रहा हूँ आप लिख लो बस पहले, फिर मैं समझाता हूँ क्या है। टू ओपनिंग स्टॉक $63,000 हमको दिया हुआ है, दिया ना अभी फर्स्ट पॉइंट। अभी जो मैं कर रहा हूं आप करो, फिर मैं समझाता हूं क्या लिखता हूं। अमाउंट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 1000, तो टोटल हमारा स्टॉक जो रहेगा, ये लिखो पहले, एक सेकेंड, इसको लिखो। देखिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 63,000 प्लस अमाउंट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 1000, लिखिए इतना बेटा। ये आ गया हमारा टोटल कितना हो गया 64,000। तो टोटल कॉलम पे लिखो 64,000। अब देखो आप इसको ध्यान से समझना बेटा, ये क्या बोला उसने, ये सेंटेंस यहां पे कि पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में 4,000 के एबनॉर्मल आइटम थे, जिसमें से 1,000 राइट ऑफ करे। तो आपने 1,000 राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ करना मतलब कम करना, तो आपने पिछले साल 1,000 रुपए से कम किए थे, तो ये स्टॉक जो है 64 होना चाहिए, आपने 1,000 से कम पे लिखे, तो कितना हुआ 63 था। तो इसीलिए मैंने 1,000 रुपए यहां पर क्या किया बेटा, 1,000 रुपए से बढ़ा है, इसको फुल कॉस्ट पे लेके आया। अब इसमें से आपने पिछले साल एबनॉर्मल आइटम थे 4 के, लेकिन आपने 1,000 से कम किए थे, तो 1,000 ऐड किए, तो टोटल कॉस्ट पे आ गया। इसमें से 4,000 एबनॉर्मल आइटम है, तो नॉर्मल आइटम कितना हुआ 60,000। आपको सिखाया था कि पहले हमेशा टोटल, फिर एबनॉर्मल और फिर नॉर्मल लिखना है हमको। तो आपने 1,000 ऐड बैक क्यों करे, क्योंकि सर पिछले साल आपने कम लिखे थे, तो उसको टोटल कॉस्ट पे लाया। टोटल कॉस्ट पे लाया 64, ये 64 में से 4 एबनॉर्मल थे, तो 4 एबनॉर्मल, तो नॉर्मल कितना 60,000। अच्छा, अब आपको एक चीज लिंक करना है मेरे को यहाँ पे। हमने जो क्वेश्चन नंबर आज ही करे, क्वेश्चन नंबर 6 में को ख्याल है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे ही था, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल। सर यहाँ पर तो आपने ऐसा कुछ ऐड वैड नहीं करे, टोटल पे नहीं लाए,
अब आपको इस क्वेश्चन में पिछले साल का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, देखो पिछले साल के ट्रेडिंग, तो वहां पे ऐड बैक किया था 4600, तो 163,800 वो ऐड बैक करके आया था, तो यहाँ पे 163,800 ऑलरेडी ऐड बैक करके आया बेटा वो 4600 जो आपने राइट ऑफ करे थे, ऐड बैक करके आया, तो दोबारा थोड़ी ना करूंगा मैं यहाँ पे फिर ऐड बैक। लेकिन जो मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें पिछले साल का ट्रेडिंग नहीं बनाया, तो ऐड बैक करके नहीं है 63, इसलिए मैंने ऐड बैक किया 1000 और इसको टोटल कॉस्ट मिला। इसमें से 4000 एबनॉर्मल, तो नॉर्मल कितना 60,000, ठीक है। ओके चलिए, अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो बेटा, वहां पे आप क्वेश्चन में देखो सेकेंड आइटम क्या है, परचेजेज दिया 2,92,000 का, उसमें से 10,000 का मशीनरी का परचेज, तो यहाँ लिखोगे टू परचेज, आप ऐसे भी लिख सकते 2,92,000 माइनस 10,000, तो ये आएगा 2,82,000 टोटल है, इसमें से एबनॉर्मल कुछ भी नहीं, तो नॉर्मल कितना आएगा बेटा 2,82,000। ओके, जनरली अब एबनॉर्मल आइटम नहीं लेते हम। ओके 2,82,000। ओके, उसके बाद आए वेजेस दिया आपको, वेजेस क्वेश्चन में देखो वहां पे 53,000 है, उसमें से इंस्टॉलेशन का आपने 3,000 का भी, तो वो इसमें नहीं आएगा नॉर्मल वेजेस में, तो ये 50,000 टोटल, ये 50,000। ओके, उसके बाद सेल्स दिया है, तो सेल्स पे हमने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, वहीं से फिगर यहाँ लिखो बाय सेल्स, वर्किंग नोट नंबर 1 कितना आया आपका 4,02,300 एक्चुअल सेल था, लेकिन इसमें से कुछ एबनॉर्मल सेल था। कौन सा एबनॉर्मल सेल था बेटा, याद है आपको टेबल, 2,300 का एबनॉर्मल सेल है, तो 2,300 का इसमें एबनॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल कितना हो जाएगा 4 लाख। उल्टा आना है ऐसे अपने को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अच्छा, जो आपने बेचे लॉस था, कितना लॉस पे 700 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आप क्वेश्चन में देखो बेटा, सेल्स ऑन अप्रूवल का पॉइंट भी लिख लिया अपन ने बेटा, वहां पे गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, इतने से हमारा गुड्स कम हुआ, तो यहाँ लिखो बाय गुड्स यूज्ड, कहाँ यूज करे आपने, एडवर्टीजमेंट के लिए, कितना 2,000, ओके। वो 700 एबनॉर्मल कॉलम में क्यों लिखे बेटा, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम को सेल की बात थी वो, ठीक है, सेल पे वो लॉस हुआ था। अब ये भी हो गया हमारा, हाँ वो भी तो एक चीज लिखना है ना आपको, ये स्टॉक विद कस्टमर है अपना, कितना है आपका 8,000 कॉस्ट ऑफ स्टॉक विद कस्टमर, ये भी हमारे पास से गया। ये कॉस्ट पे क्यों लिखे, क्योंकि सेल नहीं है, हमारा एक गुड्स है कस्टमर के पास है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक विद कस्टमर, ये आपने वर्किंग नोट नंबर 2 से फिगर लाए 8,000 का। ओके हो गया बेटा, अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख लो, ये ग्रॉस प्रॉफिट किस पे आएगा, 20% क्वेश्चन पे दिए ना, 4 लाख पे के 4,02,300, 4 लाख पे का 20% 80,000, आप नॉर्मल आइटम पे तो कुछ प्रॉफिट ही था, लॉस था, तो प्रॉफिट यहाँ लिखे, वो लॉस हुआ आपका 700। चलो टोटल stock on the date of fire, बैलेंसिंग फिगर 62,000 ये आ रहा है, ये कितना आ रहा है भाई 4,000, ये बराबर 1 आएगा, याद है ना अपन एबनॉर्मल आइटम कभी वो बनाए थे चार्ट, 1,000
तो ये 63 आएगा यहाँ पे। तो जिस दिन आग लगी बेटा उस दिन एबनॉर्मल आइटम था 1000 और नॉर्मल कितना था 62,000, तो टोटल हमारे पास कितने का स्टॉक था 63। सर वो 8,000 भी तो, वो 8,000 हमारे पास नहीं था, वो हमारा ही स्टॉक है, लेकिन किसके पास था, कस्टमर के पास था। ओके चलिए अब लिखेंगे बेटा आप, हो गया स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक हमको बनाना रहेगा। इसके नीचे लिखेंगे वो स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। कुछ नॉर्मल आइटम थे 62,000 के, कुछ एबनॉर्मल आइटम थे 1000 के, तो टोटल जो हुआ 63,000 लेस सैल्वेज गुड्स जो कि क्वेश्चन में दिया हमको 5,000। सो लॉस ऑफ स्टॉक आया हमारा 58,000, लेकिन ऐड फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी हम उनसे लेंगे, तो उनसे लेंगे तो ऐड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस 1300 क्वेश्चन में दिया, वो हम उनसे लेंगे इंश्योरेंस कंपनी। टोटल लॉस जो हुआ 59,300, 59,300। ओके 59,300 बेटा। अब क्या समझना है हमको कि 59,300 से क्या हमको दे देंगे क्या पूरा? हमने जो स्टॉक हमारे पास कितना था, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, इसको लिखे आपने। हमारे पास स्टॉक कितना था जिस दिन आग लगी, नॉर्मल एबनॉर्मल मिला के 63, ठीक है। इंश्योर्ड कितना कराए थे, पॉलिसी बोलो इंश्योर्ड कितना कराए थे, क्वेश्चन में दिया है। इंश्योर्ड कितना कराए थे आपने 55,000, तो आपने इंश्योर्ड कराए सिर्फ 55,000 का, और स्टॉक कितना है 63 का। तो बोलेंगे भैया आप हमारे इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे था 55,000, आपने स्टॉक रखे 63, तो ऊपर का जो 8,000 का स्टॉक है वो किसके भरोसे, हमारे भरोसे। तो इसी प्रपोर्शन में हमको वो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देंगी। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द इंश्योर्ड वैल्यू, देयरफॉर द एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। राइट डाउन स्टॉक ऑन दी date of fire, that is rupees 63,000 more than the policy amount, more than policy amount 55,000, therefore average clause will apply. So yeah, we will calculate claim equals to insured value divided by stock on the date of fire multiply by loss. इंश्योर्ड हमने कराया 55,000 का, मगर टोटल था 63,000, लॉस कितना हुआ बेटा अपने को 59,300। $51,770 राउंडेड ऑफ, ठीक है। अब समझना मेरी बात। अभी फायर फाइट मैंने यहाँ पे देखो किससे मल्टीप्लाई करा, इसका मतलब समझना बेटा, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे
59,300 से लॉस, टोटल लॉस से कर 59,300। तो मैंने फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी प्रोपोर्शनेट ही लिया। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 58,000 करता, देखो कैलकुलो हाथ में, 55,000 ऐसे में नहीं तो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, 55,000 डिवाइडेड बाय 63,000 मल्टीप्लाई बाय ये लेता 58,000 लेता, डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 58, तो ये आता 50,635 प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंस बोलता पूरे दो 1300, 50,635 प्लस 1300, तो ये आता 51,935। ये आता भी कितना है 51,770। ऐसा क्यों आया? क्योंकि आपने माप पूरे इसको प्रोपोर्शनेट लेके 59,300 को, तो वो प्रोपोर्शनेट ही हम उनसे ले, क्योंकि आप बेटा सैल्वेज हो रहा तो कुछ उनका भी कुछ बचा है उन लोगों ने, कुछ उनके भरोसे जो गुड्स रखा था उनके रिस्क पे, जो हमारे रिस्क पे रखा था वो भी बचा। तो जब आप वहां पे उसको एवरेज ले रहे हो तो फिर फायर फाइटिंग भी एवरेज लेना चाहिए। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं लिखा कि पूरे का एवरेज लेना, कि ये एवरेज लेना आपने और ये लॉस को पूरा लेना उनसे, लेकिन बेहतर तरीका हुआ पूरे का एवरेज लेना चाहिए। इंस्टीट्यूट भी सजेस्टेड में कभी वो करती कभी ये करती, ठीक है, लेकिन कुछ भी आप, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, वो ज्यादा सही है, ठीक है, तो ये भी अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है, तो हम ज्यादा अच्छी वाली चीज करेंगे। ओके ठीक है, तो वही लिखना है, समझाने मैंने बताया। तो अभी इतना ही बेटा, आज का आप होमवर्क ले लीजिए। आज इसके ऊपर पे क्वेश्चन पे मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था आपको, ये वाला पॉइंट दोनों पे है ना। चलो आज का होमवर्क प्रैक्टिस ड्रिल का क्वेश्चन नंबर 375 5th 6th और 8। अब आप बोलेंगे सर 5th 6th और 8 वो हमने अभी, आपने 2 3 4 होमवर्क नहीं दिए ना? अरे और 7 भी नहीं दिए, मेरे को पता है नहीं दिए, अब मैं दूंगा बराबर, आप उसकी चिंता मत करो। आज प्रैक्टिस ड्रिल से क्वेश्चन नंबर 5th 6th और 8 आप करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5th 6th और 8। आज का आपको इतना करना रहेगा, नेक्स्ट सेशन से पहले इसको कर लेंगे। जो क्वेश्चन आज करा उसको आप करेंगे और जो होमवर्क दिया उसको आप करेंगे। इतना बस करो, रोज का रोज पढ़ो और जो होमवर्क दिया उसको बराबर करो। आपको अकाउंट में एग्जाम्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपको रोज का रोज, एग्जाम्शन क्या उससे भी ज्यादा लाओगे बेटा बहुत, बस आप रोज का रोज पढ़ो और जो होमवर्क दिया उसको करो। बुक इतने अच्छे तरीके से आपकी फ्रेम करी गई, उसमें हर चीज कवर है, बस आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।